AUDPAR.com में आप सभी का स्वागत है। वार्षिक आकलन प्रैक्टिस प्रश्न पत्र 2024-25 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जिसको एजू डिपार्ट ने स्वयं निर्मित किया है आप लोगों के बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। तो ये मॉडल आंसर आप शुरू से आखिरी तक देखिए, आपके लिए बेहद ही उपयोगी रहेगा। बोर्ड की परीक्षा आपकी अच्छी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो पहला ही प्रश्न है, सही विकल्प पर चुन करके लिखना है। तो यहाँ पहला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है आपका शुक्र, पृथ्वी, बुध या मंगल। तो इसका सही उत्तर होगा, जी हाँ, बुध। फिर है अगला प्रश्न, ऑक्सीजन गैस जल से भारी है या हल्की है, या फिर कहें न हल्की है न भारी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि ऑक्सीजन गैस जल से हल्की होती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की अणु जल की अपेक्षा दूर होती हैं। इस कारण से जल में भरे बर्तन में स्थान ग्रहण करके जल को वो हटा देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ब हल्की है। वह उपकरण जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, विद्युत अपघटन की क्रिया होगी, उसको कहते हैं वोल्टामीटर। ठीक है, वोल्टामीटर का उपयोग विद्युत अपघटन के लिए किया जाता है। दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है, यह क्रिया होगी, तो वह क्रिया होती है ऑक्सीकरण। ठीक है, फिर आगे है, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, पेट्रोल तो है, बायोडीजल नहीं है। बायोडीजल, बायो शब्द ही है ना, वनस्पति तेलों से बनता है, तो यहाँ पर ब हो जाएगा बायोडीजल। फिर अगला जैसा कि क्वेश्चन है कि जीवाणुओं और विषाणुओं से होने वाला रोग है आनुवांशिक रोग, या फिर कहें स्कर्वी, या फिर संक्रामक रोग, या फिर असंक्रामक रोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्रामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मशीन का उपयोग फसल कटाई और गहाई दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कंबाइन शब्द है ना, कंबाइन जो है दोनों के लिए किया जाता है। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन कि बीसीजी के टीके का उपयोग किस रोग के लिए होता है। बीसीजी के टीके का उपयोग किस रोग के लिए होता है, पोलियो के लिए, या फिर कहें ट्यूबरकुलोसिस, या फिर टाइफाइड, या फिर मलेरिया। तो इसका जो सही उत्तर है बीसीजी टी का ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए ये होता है। फिर अगला जैसा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, ग्रहिका, फिर ग्रह कहें या उपग्रह कहें या तारामंडल। तो इसका सही उत्तर है ग्रहिका नहीं है। ठीक है, ग्रहिका नहीं है। ग्रहिका सौरमंडल का हिस्सा है, लेकिन जो दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर तारा है, तारामंडल है, क्योंकि अन्य सभी विकल्प में ग्रह, उपग्रह, ये सौरमंडल के क्या हो रहे हैं, सदस्य हैं। तो यहाँ पर सौरमंडल का सदस्य नहीं है तारामंडल, यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ग्रहिका। यहाँ पर नहीं है कह रहे हैं, ग्रहिका है, ग्रह भी है, उपग्रह भी है, और द होगा तारामंडल, ये सदस्य नहीं है। सॉरी, इस चीज़ को ग्रहिका को मैंने फ्लो में कह दिया। फिर आगे है कि 10वां क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातु है। उत्कृष्ट धातु सोना है या लोहा है, या फिर हीरा है, या चांदी है। तो इसका सही उत्तर है सोना है। आसानी से किसी ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। फिर अगला है कि निम्नलिखित कथनों में सही गलत की पहचान कीजिए। सही गलत की पहचान, यानी जंग लगना धातु संक्षारण का उदाहरण है। जंग लगना, जी हाँ, सही है। सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है। सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है, जी हाँ, सही है ना। फिर आगे जो क्वेश्चन है कि मशरूम में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होती है मशरूम में, तो ये नहीं है, गलत है ये, बल्कि मशरूम में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की अधिकता होती है। फिर आगे जो क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला में हल्का नीला क्षेत्र मध्य में होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र होते हैं मोमबत्ती की ज्वाला में, और नीला क्षेत्र आधार के पास होता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर गुब्बारे में वायु दाब
उसमें भरी वायु के भीतरी दीवार से टकराने के कारण उत्पन्न होता है। तो ये सही है। फिर कौन सी गैस पदार्थों के जलने में सहायक है? तो जी हाँ, ऑक्सीजन गैस दहन के लिए आवश्यक है। फिर आगे हम देखें, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए लगभग 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए लगभग 17 मीटर ये वापस आने के लिए पर्याप्त दूरी तय करनी पड़ती है, 17 मीटर। ठीक है। फिर आगे हम देखें, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। और सीएनजी का पूरा नाम, सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये तो हो गया हिंदी में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हो जाएगा सीएनजी। शहद मिलती है, शहद मिलती है मधुमक्खियों से, मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। फिर ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि जो है कंपन के माध्यम से उत्पन्न होती है। सिकल सेल का क्या लक्षण है? सिकल सेल का लक्षण है थकान, दर्द और रक्त अल्पता। फिर कार्बन का एक अपर रूप का नाम लिखो, तो कार्बन का अपर रूप हम ग्रेफाइट लिख सकते हैं या हीरा लिख सकते हैं, है ना। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए काफ़ी जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार कोशिकांग है ये। फिर जीवाणु व विषाणु में अंतर, तो इसके हम दूसरे मॉडल आंसर में इन चीज़ों के बारे में बता ही चुके हैं। जीवाणु जो है जीवित कोशिकाएं होती हैं और अपने आप प्रजनन कर सकती हैं, जबकि विषाणु जीवित नहीं होती है, सजीव निर्जीव की कड़ी होती हैं। ये प्रजनन के लिए एक अन्य जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो ये इस प्रकार से उसका व्यवहार होता है विषाणु का। ठीक है। और दोनों सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन संरचना और प्रजनन में भिन्नता है। फिर आगे जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी से क्या आप समझते हैं? तो रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी धातुओं की उनकी प्रतिक्रियाशीलता के क्रम की एक अवस्था है। ठीक है। और यह श्रेणी धातुओं की अन्य धातुओं के साथ, माने अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता को दर्शाती है। किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? किशोरावस्था के जो प्रमुख लक्षण उसमें हम देखें तो शारीरिक परिवर्तन, फिर हम हार्मोन्स परिवर्तन को जानें, और फिर मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन भी होता है। तो किशोरावस्था क्या है? वृद्धि और विकास का एक चरण है। ठीक है। हैजा के प्रमुख लक्षण, हैजा के प्रमुख लक्षण में हम देखें तो दस्त है, उल्टी है, निर्जलीकरण है ना, निर्जलीकरण। फिर किशोरों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? ताकि संक्रमण को रोकने, स्वास्थ्य बनाए रखने और इसके साथ ही साथ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। देखिए, किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण व्यक्तिगत जो स्वच्छता है और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन न मिले तो उसे क्या नुकसान हो सकता है? कमजोरी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी, विकास में फिर बाधा होगा। फिर आगे हम देखें कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं। तो एक तो ये कि समांतर किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं और फोकस से गुजरने वाली किरणें समांतर हो जाती हैं। तो प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली जो किरणें हैं बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं। तो इससे क्या, ये नियम जो है लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को समझने में फिर मदद करते हैं। ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, निम्न को बनाने की विधियां लिखी हैं। लकड़ी का चारकोल, लकड़ी का चारकोल कैसे बनाए जाते हैं? लकड़ी को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। और साथ में काजल किस तरह से बनाया जाता है? तो कार्बन युक्त पदार्थों को जला करके बनाया जाता है। या फिर कहें यहाँ पर अथवा है, विद्युत लेपन के कोई 3 उपयोग लिखना है। तो इसमें से लिख सकते हैं कि संक्षारण से बचाव, सजावटी उद्देश्यों के लिए, या धातु की सतह को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। केंद्रक का सचित्र वर्णन कीजिए। तो केंद्रक का सचित्र आप वर्णन कर सकते हैं, बुक से आप इसका चित्र देख लें। तो केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें डीएनए होता है और एक झिल्ली होती है और एक क्रोमोसोम होता है। ये सारा चीज़ जो है आप वहाँ पर सचित्र वर्णन करेंगे तो बताएंगे। अथवा निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन फिर भी दोष है, निकट दृष्टि दोष। दोष कहाँ है? दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं वहाँ पर। तो इसे अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। फिर अगला जो प्रश्न है, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु का मिश्रण है। ठीक है। और किन्हीं 4 मिश्र धातु के नाम
उनके प्रमुख अवयव और उपयोग लिखना है। तो जैसा कि पीतल, पीतल जो है तांबा और जस्ता से बनता है। उपयोग क्या है? बर्तन बनाने में। कांसा का उपयोग मूर्तियाँ बनाने में होती है और ये बनता किससे है? तांबा और टिन से। फिर आगे हम देखें स्टेनलेस स्टील है, जो कि लोहा, क्रोमियम और निकल से बनता है और ये बर्तन और उपकरण बनाने में इसका उपयोग होता है। फिर हम देखें एक और जिसको बोलते हैं सोल्डर। तो सोल्डर जो है टिन और शीशा से बनता है और टाँका लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे जो प्रश्न है ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के बारे में विस्तार से बताना है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसा कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत पूछा है ना, तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में जीवाश्म ईंधन है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तो आती ही हैं। और साथ में हम ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में ये भी देखें कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया। तो इनके बारे में आपको विस्तार से बताना है, तो बता सकते हैं, है ना। फिर आगे जो है यहाँ पर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन पर आपको टिप्पणी लिखना है, या नहीं तो फिर उर्वरक के बारे में आप लिख सकते हैं। तो इसके बारे में हमने एक और मॉडल आंसर में उत्तर तो बता ही दिया है, फिर भी दुग्ध उत्पादन में दूध प्राप्त करने के उद्देश्य से डेयरी पशुओं या मुख्य रूप से हम कहें तो गाय और भैंस का पालन होता है। ठीक है, तो ये भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुग्ध उत्पादन में जो प्रमुख पहलू शामिल हैं उसमें से हम देखें तो पहला पशु का प्रजनन और प्रबंधन, फिर डेयरी पशुओं को आहार और पोषण, फिर दूध संग्रहण और फिर उसका प्रसंस्करण और वितरण, फिर है पशु स्वास्थ्य और स्वच्छता। ये सब शामिल होते हैं दूध उत्पादन में। अगला जैसा कि इसमें है कि उर्वरक क्या है, तो उर्वरक एक तो ये कि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों पदार्थ हो सकते हैं जिसमें रासायनिक पोषक तत्व शामिल होते हैं। इनका उपयोग पौधों की वृद्धि के बढ़ाने में होता है ना, पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में। और इनका महत्व यही है कि ये मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं, फसलों की उपज में वृद्धि करते हैं और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसके जो प्रकार हम देखें तो नाइट्रोजन उर्वरक हैं, फास्फोरस उर्वरक है, पोटेशियम और मिश्रित उर्वरक भी होते हैं, जैविक उर्वरक भी होते हैं। नाइट्रोजन ये है कि ये पौधों की पत्ती और तनों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। फास्फोरस जड़ों और फूलों के विकास के लिए आवश्यक है। पोटेशियम पौधों को रोगों से लड़ने और मजबूत बनाने के लिए मदद करता है। और मिश्रित जो है इसमें एक से अधिक पोषक तत्व रहेंगे। और जैविक उर्वरक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसा कि उसमें के खाद और गोबर शामिल होते हैं। फिर आगे जो हमारा प्रश्न है घर्षण क्या है, घर्षण के लाभ और उसके हानि। तो यहाँ पर घर्षण दो सतहों के बीच गति का विरोध उसे कहा जाता है। दो सतहों के बीच गति का विरोध। इसके लाभ क्या हैं? जैसे कि हम चल पा रहे हैं घर्षण की वजह से, तो चलने में सहायक या वस्तु को पकड़ने में सहायक है। और हानि क्या है? हानि यही कि ऊर्जा का क्षय होता है, मशीनों की टूट फूट घर्षण के कारण ही होता है। तो आशा है आप लोगों को सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये प्रयास, आप ज़रूर हमें कमेंट लिख करके भेजें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।